कभी कभी इंसान पैसों के पीछे इतना अंधा हो जाता है कि उसे सही गलत की पहचान ही नहीं रहती। रिश्ते, इज्जत, इंसानियत, सब कुछ दांव पर लग जाता है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने लालच में आकर हर हद पार की और फिर खुद उसी लालच में डूब गया। पर क्या सच में एक राक्षस इंसान बन सकता है, या फिर कुछ जख्म कभी नहीं भरते? अजय एक ऐसा नाम था जो उसके गांव के लोग सुनते ही मुंह बिचका लेते थे। उसकी आंखों में पैसे की भूख ऐसी जलती थी जैसे जंगल में लगी आग, और वह आग किसी रिश्ते, किसी इंसानियत, किसी कानून से नहीं डरती थी। अजय का बचपन भी गरीबी की चादर में लिपटा था। बाप एक दारू का आदी और मां खेतों में मजदूरी करने वाली। लेकिन अजय की आंखों में वो ख्वाब पल रहे थे जो उसके हालात से कहीं ज्यादा बड़े थे। वह पैसों का ऐसा भूखा था कि उसे सिर्फ नोटों की गिनती सुनाई देती थी। किसी की चीख नहीं, किसी की आह नहीं, किसी की पुकार नहीं। जब पहली बार गांव के ठाकुर के खेत से उसने गेहूं की बोरियां चुराई तो मां ने खूब पीटा, लेकिन उसकी आंखों में कोई शर्म नहीं थी। बस एक ठंडी मुस्कान थी जो कह रही थी, कमाया है, मेहनत से नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। स्विंगल धीरे धीरे वह अपराध के दलदल में ऐसा ढंसा कि उसके कदम कभी वापस मुड़े ही नहीं। गांव के एक अमीर सेठ के नौकर ने उसे 2000 रुपए का लालच दिया और कहा कि गांव की एक लड़की को डराकर लाना है ताकि सेठ रात में उसके साथ वक्त गुजार सके। अजय को यह सुनकर एक सेकंड की भी हिचक नहीं हुई। उसने गांव की उस मासूम लड़की चांदनी को बहला फुसलाकर रात में खेत की ओर बुलाया, जहां सेठ पहले से ही छिप कर बैठा था। जब चांदनी ने विरोध किया तो अजय ने उसका मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और सेठ की हवस का रास्ता बना दिया। उसकी चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गईं और अजय ने जेब में नोटों की गड्डी रख ली। अगले दिन चांदनी ने जब गांव वालों के सामने न्याय की गुहार लगाई तो अजय ने उल्टा उसी पर लांछन लगा दिया कि वह खुद ही सेठ के पास जाती थी। पुलिस आई, लेकिन सेठ के पैसे और अजय की झूठी गवाही ने चांदनी की आबरू को चुप करा दिया। इसके बाद अजय का हौसला इतना बढ़ गया कि वह पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता। एक बार शहर से आए एक गैंग ने उससे कहा कि 5000 रुपए में वह गांव के मंदिर से सोने की मूर्ति चुरवा दें। अजय ने बिना समय गंवाए हां कर दी। रात के अंधेरे में वह मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुसा और उस मूर्ति को चुराया जिसे गांव वाले वर्षों से देवी का रूप मानते थे। अगली सुबह जब यह खबर गांव में फैली तो मातम सा छा गया, लेकिन अजय हर गम से दूर एक कोने में बैठा मुस्करा रहा था। जेब में 5000 रुपये की गड्डी और आंखों में अगला शिकार ढूंढने की चमक। कुछ ही दिनों बाद एक बूढ़ा आदमी गांव आया जिसने कहा कि उसकी बहू शहर भाग गई है और उसे वापस लाना है। अजय ने 3000 रुपये में सौदा किया और उस लड़की को ढूंढ निकाला, लेकिन लौटते वक्त उसने उस लड़की को झूठी कहानी सुनाकर एक होटल में रखा और बलात्कार किया। उसकी आंखों में किसी गुनाह का पछतावा नहीं था, बस इस बात की खुशी थी कि एक काम मुफ्त में कर लिया जो पैसे देकर भी मिलता। फिर उसने लड़की को बूढ़े के हवाले कर दिया और 3000 रुपये जेब में रख लिया। धीरे धीरे उसका नाम आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। हर वह आदमी जो कोई गंदा काम करवाना चाहता था अजय का नाम सुझाता। कोई कहता, गांव में एक लड़का है अजय जो पैसों के लिए अपनी मां को भी बेच दे। और यह बात गलत भी नहीं थी। एक दिन उसके घर कुछ लोग आए जिन्होंने कहा कि शहर में एक नेता का दुश्मन है जिसे खत्म करना है, 10,000 रुपये मिलेंगे। अजय की आंखों में चमक आ गई। उसने बंदूक ली और शहर चला गया। उस आदमी का पीछा किया और भीड़ भाड़ वाले बाजार में उसे गोली मार दी। लेकिन जब वह वहां से भागने लगा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। जेल में जब उससे पूछा गया कि उसने ये क्यों किया तो उसने सिर्फ एक बात कही, 10,500 रुपये मिल रहे थे, क्या मना करता। जरेनिया में आंसू थे, लेकिन अजय की आंखें खाली थीं। बिना कोई पश्चाताप, बिना कोई शर्म, उसे सिर्फ ये चिंता थी कि क्या जेल में भी उसे पैसे कमाने का कोई जरिया मिलेगा, क्योंकि अब उसके सपनों की भूख करोड़ों की थी और उसकी आत्मा कब की मर चुकी थी। वो बस एक चलता फिरता शव था जो पैसों के इशारे पर कुछ भी कर सकता था। किसी की हत्या, किसी की अस्मत, किसी की आस्था, सब कुछ उसके लिए एक सौदा था, एक व्यापार था। और जब एक दिन जेल में ही उसने एक साथी कैदी के कहने पर जेल के ही गार्ड को मारकर बाहर भागने की कोशिश की और उसी वक्त पुलिस की गोली से मारा गया, तब भी उसके होंठों पर आखिरी शब्द यही थे,
50,000 रुपये मिलने वाले थे। सबसे पहले की बातचीत के बाद जब उसकी लाश गांव लाई गई तो कोई रोने नहीं आया। उसकी मां भी चुपचाप एक कोने में बैठी रही, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था कि लालच सिर्फ इंसान को नहीं मारता, वो उसके रिश्तों को, उसकी आत्मा को, उसकी पहचान को पहले ही खत्म कर चुका होता है। और अजय सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक चेतावनी था उन सब के लिए जो पैसों के लिए अपने ज़मीर को गिरवी रख देते हैं। वह मर गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक डरावनी सच्चाई कि पैसे के लिए कुछ लोग इंसान नहीं, हैवान बन जाते हैं। उस रात के बाद जब अजय की लाश गांव के श्मशान में बिना किसी धार्मिक रस्मों के जला दी गई, तब गांव वालों ने चैन की सांस ली। लेकिन गांव का सच कभी पूरी तरह शांत नहीं होता, क्योंकि अजय जैसे लोग मरते नहीं, वो अपने पीछे और भी कई अधूरे लालच छोड़ जाते हैं, जिनमें से एक था उसका छोटा भाई विक्की, जो बाहर से तो सीधा साधा लगता था, लेकिन बड़े भाई की तरह ही पैसों की चकाचौंध उसकी आंखों में चमक पैदा कर चुकी थी। अजय की मौत के बाद विक्की को एक एनजीओ ने पढ़ने के लिए शहर भेजा, लेकिन वहां पहुंचते ही अजय के पुराने संपर्कों ने उसे ढूंढ निकाला और फिर से वही चक्र शुरू हो गया। एक लड़की को अगवा करना है, 7,000 रुपये मिलेंगे, बस उसका मुंह बंद करवा दो। एक सेठ का वीडियो लीक होने वाला है, फोन चुरा लाओ। और विक्की ने बिना देर किए हर गुनाह करना शुरू कर दिया। लेकिन फर्क बस इतना था कि अजय खुलकर गुनाह करता था, और विक्की मासूमियत की आड़ में विक्की ने धीरे धीरे शहर में अपना एक नेटवर्क खड़ा कर लिया, जहां लड़कियों को झूठे शादी के वादे देकर उन्हें बेच दिया जाता, और उसका नया नाम पड़ गया, बाबू भैया। कोई जानता नहीं था कि वह अजय का भाई है, लेकिन गांव की गलियों में जब जब किसी की बेटी गायब होती, किसी बहन की इज्जत की बात चलती या किसी मजदूर की कमाई लुटती, तब तब कोई न कोई बूढ़ा कांपती आवाज में कहता, ये सब उसी अजय की परछाई है। धीरे धीरे बाबू भैया की ताकत इतनी बढ़ गई कि शहर की पुलिस और कुछ नेताओं से उसकी पहचान बन गई। अब वह सिर्फ काम नहीं करवाता, करवाता भी था और खुद को हमेशा दूर रखता। उसका नाम अब CVCE में नहीं आता था, वो किसी पेपर में नहीं छपता था, वो सिर्फ उन लड़कियों की चीखों में मिलता था जो किसी कमरे में बंद अपने भाग्य को कोस रही होती थीं। अजय ने जिस नरक की नींव रखी थी, विक्की ने उसमें महल खड़ा कर लिया। लेकिन वक्त हर चीज का हिसाब करता है, और एक दिन पुलिस को एक लड़की मिली, करिश्मा, जो किसी तरह उस गंदे धंधे से भाग निकली थी। उसने पुलिस को सब बता दिया, लेकिन पुलिस हाथ बांधे खड़ी थी, क्योंकि बाबू भैया के पास सबके सबूत थे, उनके वीडियो, उनके राजा। और फिर शुरू हुई वो लड़ाई जो खून, डर, लालच और बदले से भरी थी। करिश्मा ने खुद एक पत्रकार को ढूंढा और सच्चाई को रिकॉर्ड करवाया। पूरा वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने देखा कि कैसे लड़कियों को बहला फुसलाकर बेच दिया जाता था, कैसे अजय के मरने के बाद भी उसका साम्राज्य फल फूल रहा था। और एक दिन देर रात पुलिस ने शहर के एक आलीशान फ्लैट पर रेड मारी, जहां से दर्जनों फर्जी दस्तावेज, मोबाइल कैमरे और नग्न हालत में बंद लड़कियां मिली। बाबू भैया भाग चुका था, लेकिन उसका एक आदमी पकड़ लिया गया, जो बोला, भैया तो बहुत दूर निकल चुके हैं। लेकिन कानून की आंखें बहुत देर तक नहीं बंद रहती। 4 महीने की तलाश के बाद नेपाल बॉर्डर से विक्की को पकड़ा गया, लेकिन तब तक बहुत कुछ खत्म हो चुका था। मां, जो अपने दोनों बेटों को खो चुकी थी, अब पगला गई थी। गांव जहां कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, वहां अब हर रात खामोशी और खौफ का साया रहता था। और उस परिवार की झोपड़ी, जहां कभी गरीबी हुआ करती थी, अब बदनामियों की इबारतें लिखी जाती थीं। कोर्ट में विक्की को आजीवन कारावास की सजा मिली, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी घमंड की मुस्कान थी, जैसे वो कह रहा हो, मैं तो वो हूं जो कुछ भी कर सकता हूं पैसे के लिए। और जब उसे तिहाड़ जेल ले जाया जा रहा था, तो रास्ते में करिश्मा ने उसे देखकर सिर्फ एक बात कही, तू मरा नहीं है, लेकिन मरने से भी बुरा जी रहा है। और यही था अंजाम उस कहानी का, जो सिर्फ अजय से शुरू नहीं हुई थी, और शायद विक्की पर खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि जब तक लालच जिंदा है, तब तक इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और वो गांव आज भी हर मां को यह सिखाता है, बेटा कोई भी हो, अगर पैसे की भूख आंखों में बस जाए, तो वो बेटा नहीं, राक्षस बन जाता है। जेल की ऊंची दीवारों और लोहे की सलाखों के पीछे विक्की की दुनिया अब बहुत अलग हो चुकी थी। वहां ना पैसों की चमक थी, न डराने वाली ताकत,
ना वो चमचों की भीड़ जो हर बात पर उसकी हाँ में हाँ मिलाती थी। अब वहां सिर्फ 3 चीजें थीं, बदबू, बंद दरवाजे और इंतजार। हर सुबह 4 कैदी लाइन में खड़े होकर पोंछा लगाते और विक्की अब उनमें से एक था। जेल में उसका पहला महीना सबसे मुश्किल रहा, क्योंकि बाकी कैदियों को पता चल चुका था कि विक्की लड़कियों का सौदागर था, और ऐसे लोगों के लिए जेल की भाषा में एक अलग ही सजा तय होती है। हर रोज उसे कोई ना कोई थप्पड़ मारता, कोई उसके खाने में थूक देता, कोई रात को उसकी चप्पल चुरा लेता, और वो जो कभी दूसरों को तकलीफ में डालकर मुस्कुराया करता था, अब खुद हर दिन टूट रहा था। लेकिन सबसे बड़ी मार तब पड़ी जब जेल में एक लड़की का मामला उठा, जिसने खुद विक्की की वजह से आत्महत्या की थी, और उसकी बहन उसी जेल की महिला वार्ड में जेलर के पास काम करती थी। उसका नाम था रागिनी। जब रागिनी को पता चला कि विक्की अब इसी जेल में है, तो उसने अपनी छुट्टी रद्द कर दी, क्योंकि अब वह हर रोज उस इंसान को देखना चाहती थी जिसने उसकी बहन की जिंदगी लूटी थी। उसने विक्की से कुछ नहीं कहा, बस रोज उसकी ओर देखकर आंखों से नफरत उड़ेलती रहती, और विक्की, जो कभी आंखों में आंखें डालकर सौदे किया करता था, अब नजरें झुका लेता। एक दिन जेल में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी। जेलर चाहता था कि सारे कैदी उसमें हिस्सा लें ताकि सुधार की भावना जागे, और मजबूरी में विक्की को भी एक नाटक में भूमिका दी गई। एक ऐसा किरदार जो एक लालची आदमी का था, जिसने पैसों के लिए सब कुछ खो दिया था। लेकिन नाटक के आखिरी दृश्य में जब उस किरदार को आत्महत्या करनी थी, तो विक्की अचानक सचमुच जोर से रोने लगा। वो स्क्रिप्ट भूल गया, अपनी जिंदगी की परतें याद करने लगा। उसकी चीखें इतनी सच्ची थीं कि पूरा हॉल सन्न रह गया। सबने पहली बार उस शख्स को टूटा हुआ देखा जो कभी दूसरों को तोड़ता था। नाटक के बाद रागिनी ने उससे बात करने की इजाजत ली। विक्की को सामने लाया गया और रागिनी ने धीरे से कहा, क्या अब भी लगता है कि पैसे के लिए सब कुछ कर लेना ठीक था? विक्की ने जवाब नहीं दिया, बस फूट फूट कर रो पड़ा और बोला, मैं रोज मरता हूं लेकिन जीना चाहता हूं, पहली बार सच में जीना चाहता हूं। रागिनी ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे चली गई। लेकिन उस दिन के बाद